Hi everyone, my name is Bilal Khan and I'm your trainer for financial reporting, and today we are going to learn about financial liabilities. In our last video we discussed about financial assets जिसको हमने देखा था कि what is basically financial assets, उसकी definition को देखा था, और financial instrument की initially हमने understanding ली थी what is basically financial instruments. तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो लास्ट वीडियो देखें, फिर इस वीडियो पर आएगा क्योंकि आज हम फाइनेंशियल लाइबिलिटीज पढ़ने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम फोकस पॉइंट्स इसमें डिस्कस करने वाला हूं। और अगर आप न्यू टू चैनल हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आए शुरू करते हैं फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज जैसे कि हमने देखा इट जस्ट अपोजिट टू फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट के लिए जैसे कि मैंने कहा कि आप लास्ट वीडियो को जाके देख सकते हैं उसकी डेफिनेशन को। जस्ट अपोजिट टू द फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट में क्या होता था कि जो फाइनेंशियल एसेट होता है वो खुद किसी और एसेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसी तरीके से फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो होती है वो एक खुद किसी और लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जैसे कि हम पेबल की बात करें, पेबल के अंदर क्या होता है कि हमें उधार देना होता है, और उधार देने की सूरत में जो पेबल है इटसेल्फ वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, उस उधार को, उस कैश को जो कि आप ओ करते हैं। सो दैट इज बेसिकली पेबल। जिस तरीके से रिसीवर्स के अंदर होता था जो फाइनेंशियल एसेट होता था कि जो भी रिसीवेबल है वो रिसीवेबल इटसेल्फ कैश को, यानी कि जो कैश रिसीव होने वाला है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता था, तो वो फाइनेंशियल एसेट बनता था। तो उसके बिल्कुल अगर अपोजिट आप सोचेंगे तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगी पेबल के केस के अंदर। ठीक है, तो इसी तरीके से इधर है। अब फाइनेंशियल लायबिलिटी इसको रीड कर लेते हैं। अब फाइनेंशियल लायबिलिटी इज एनी लायबिलिटी दैट इज कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। जैसे कि लायबिलिटी होती ही ऑब्लिगेशन है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी भी ऑब्लिगेशन ही होगी। टू डिलीवर कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट और अनदर टू अनदर एंटिटी। सही है, टू डिलीवर कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट टू अनदर एंटिटी। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे कि उस सिनारियो के अंदर अगर आप देखें फाइनेंशियल एसेट वो होते थे कि फॉर एग्जांपल हम इक्विटी की बात करें, शेयर्स की बात करें, शेयर सबको पता होगा F3 लेवल पे। तो शेयर्स के अंदर हम जब भी शेयर्स को परचेज कर रहे होते थे, क्योंकि वो इक्विटी होती है, वो हम परचेज कर रहे हैं तो वो फाइनेंशियल एसेट बन जाता था। और अगर मैं कंपनी हूं जो कि शेयर्स इशू कर रही है, जब शेयर इशू करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगी क्योंकि हमें पैसा देना है। इस तरह से वी आर ओइंग दैट मनी, दैट इज वाई वो जो हम शेयर इशू कर रहे हैं उस सिनारियो के अंदर ये हमारे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगी। अरे होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। शेयर इशू कर रहे हैं, ऑल्दो अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई शेयर के अंदर तो एक दफा शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट कर दिया, गारंटी नहीं है, उसकी डिटेल में हम बाद में आते हैं, तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। तो जब भी शेयर अगर आपने इशू किए हैं तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है कंपनी के लिए। ठीक है, तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी उसे एज अ बुक करेगा। और अगर उसने एक कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए हैं वो उसके फाइनेंशियल एसेट होते हैं। तो सिर्फ इतना सा फर्क है कि आप शेयर इशू कर रहे हैं या शेयर परचेज कर रहे हैं, तो वो फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी बनता रहता है इस तरीके से। ठीक है जी। टू डिलीवर कैश और एनदर फाइनेंशियल एसेट टू एनदर एंटिटी। ठीक है, किसी का शेयर हमने परचेज कर लिया या कैश को ही डिलीवर करें, क्योंकि हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है फाइनेंशियल लायबिलिटी के अंदर। वहां हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं होता था फाइनेंशियल एसेट के अंदर। ठीक है जी, वहां कैश रिसीव हो रहा होता था, यहाँ कैश डिलीवर हो रहा होगा। टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटीज विद अनदर एंटिटी अंडर अंडर कंडीशन दैट आर पोटेंशियली अनफेवरेबल टू द एंटिटी। अगेन ये ऑप्शंस की बात कर रहा है, किस तरीके से होता है ये हम देखेंगे। दैट विल और मे बी सेटल इन द इक्विटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दे रहे हो, आप कंपनी है और आप फाइनेंशियल लायबिलिटी की फॉर्म में जो आप ओ करते हैं वो अपने शेयर्स ओ करते हैं, तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगी। तो दैट इज वाज बेसिकली फाइनेंशियल लायबिलिटी। यहाँ पर दो तीन आप एग्जांपल्स को याद रख सकते हैं, शेयर इशू और नॉर्मली यहाँ पर जितने भी डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर जितने आपने पढ़े हैं, पेबल्स, प्रेफरेंस, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये सारी चीजें इधर की एग्जांपल बनती हैं जो कि नीचे लिखी हुई भी हैं, आपको दिख रही होंगी स्क्रीन पे। ट्रेड पेबल्स, डिबेंचर, लोन्स हो गए, लोन नोट्स हो गए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है जी, पेबल हो गए, ये शेयर आपने इशू की, ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखी है, मेरे ख्याल में मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो या लोन नोट्स में लिख देता हूँ यहाँ पे, लोन नोट्स ये मोस्ट कॉमन जो आपके पास आ रहे होते हैं।
अब आप सोच रहे हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं, ये सब हम जो है आगे आस्ते आस्ते इसमें डिस्कस करेंगे, हर चीज आपके साथ डिस्कस की जाएगी इन वीडियोस के अंदर, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो आए एक एग्जांपल करते हैं अबाउट द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हमने अब दोनों डेफिनेशन पढ़ ली हैं, फाइनेंशियल एसेट की भी पढ़ ली हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी की भी पढ़ ली हैं। तो अगेन इसको भी याद कर लेगा, मैं इसको अगेन हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ जैसे कि मैं हर अपनी वीडियो में कर देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं तो इसको याद कर लें, फाइनेंशियल एसेट डेफिनेशन को भी याद कर लें, एग्जांपल्स को भी याद कर लें, क्योंकि दिस इज द बेसिक एंड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड अ वेरी ट्रिकी स्टैंडर्ड, लाइक आई ऑलवेज से इन माय क्लासेस कि ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी स्टैंडर्ड है, तो इसको थोड़ा सा और से पढ़ा करें। ठीक है, तो एग्जाम्पल को देख लेते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। जस्ट आपसे पूछ रहा है कि ये जो इसने आइटम्स लिखे हुए हैं यहाँ पे मल्टीपल, इसमें से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं। तो अगर आपको फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन पता है तो आप इजीली बता सकते हैं। तो नंबर 1 या नंबर ए जो हमारी है वो इन्वेंट्रीज का बोल रहा है। क्या इन्वेंट्रीज फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी हो सकते हैं? नो, नेवर। क्या इन्वेंट्रीज किसी और एसेट को रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं, इन्वेंट्री खुद एक स्टॉक है, इन्वेंट्री है गोडाउन में पड़ी हुई है, तो ये बिल्कुल भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो आए सॉल्यूशन को भी साथ साथ देखते चलते हैं। इन्वेंट्री और एनी फिजिकल एसेट सच एज नॉन करंट एसेट इज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिंस देयर इज नो प्रेजेंट कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इस तरह का कोई ऑब्लिगेशन वगैरह कुछ नहीं है, सही है ना, रिसीव कैश करना है ना कुछ करना है, अपनी इन्वेंट्री अपना स्टॉक है। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी शेयर्स, बिल्कुल फाइनेंशियल लायबिलिटी भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल एसेट भी हो सकते हैं। आइए इसको भी पढ़ लेते हैं, ये क्या कह रहा है। एंड इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी शेयर्स इज अ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट यानी आप परचेज करें या फाइनेंशियल एसेट सिंस इट इज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। सही है जी, इजी, मेरे ख्याल में बहुत आसान है। प्रीपेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, प्रीपेमेंट तो कभी हो ही नहीं सकती फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सही है जी, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कभी भी नहीं हो सकती। Payments for goods are not financial instruments since the future economic benefit will be the receipt of goods or services, कैश नहीं है, ठीक है, rather than the financial asset or a cash। ठीक है, अगर कैश हो रहा होता तो हम इसको कह सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, प्री पेमेंट की है क्योंकि आपने। अच्छा, लाइबिलिटी फॉर इनकम टैक्सेस हो सकती है? आई डोंट थिंक सो। अ लाइबिलिटी फॉर इनकम टैक्सेस is not a financial instrument, जैसे कि मैंने कहा, since the obligation is statutory rather than the contractual। statutory requirement है, although आप हो सकता है कैश में ही डील कर रहे हो, लेकिन this is a statutory requirement, contractual कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट नहीं है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं है, कोई इस तरह की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो एग्जांपल हम कर रहे हैं ये जनरल कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैन बी फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ पिछले वीडियो में भी और इस वीडियो में भी। ठीक है, लास्ट वन, शेयर ऑप्शन 110%। शेयर ऑप्शन हमेशा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है क्योंकि आपका दूसरी पार्टी से अग्रीमेंट हो रहा होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल। ठीक है, एन एंटिटीज ऑब्लिगेशन टू इशू इट्स ओन शेयर्स। शेयर ऑप्शंस क्या होते हैं हम डिस्कस करेंगे, और जैसे कि मैंने दो चीजें मैंने आपसे डिस्कस करनी है लाजमी, या इस पॉइंट पे मैं बताता चलूं कि एक तो शेयर ऑप्शन की मुझे थोड़ी सी डिटेल आपसे शेयर करनी है, व्हाट इज बेसिकली शेयर ऑप्शन। प्रोबेबली आई विल बी डिस्कसिंग दिस इन माय नेक्स्ट वीडियो। और दूसरी मुझे जो चीज है जो शेयर आपसे डिस्कस करनी है वो है कि व्हाई कैश इज अ फाइनेंशियल एसेट, के रिजर्व्स की कहानी क्या होती है, हाउ मनी कम्स इनटू द वर्ल्ड, ये मुझे थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो दैट इज टू इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट आई वांट टू डिस्कस बिफोर गोइंग फर्दर इनटू द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सही है जी। अच्छा, लास्ट पॉइंट, अ शेयर ऑप्शन इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिंस अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट टू डिलीवर एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। सही है, तो शेयर ऑप्शन भी हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। शेयर ऑप्शन बेसिकली, अगर मैं जनरल थोड़ा सा बताना चाहूँ तो शेयर ऑप्शन इज बेसिकली आप ऑप्शन ले रहे हैं, किसी से परचेज कर रहे हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, क्या करने के लिए कि आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई हम एक सर्टेन डेट पर जो है शेयर्स खरीदेंगे, या एक्सचेंज रेट भी हो सकता है, एक्सचेंज रेट खरीदेंगे, तो एक्सचेंज फॉरेक्स खरीदेंगे यानी कि फॉरेन करेंसी खरीदेंगे, तो ये लॉकिंग होती है, एक तरह की हेजिंग टेक्निक है, इसी वजह से इसके अंदर फॉल करती है। जितनी भी हेजिंग टेक्निक्स होती हैं वो सारा IFRS 9 के अंदर है। तो ये जो है मैं आपसे, जैसे कि मैंने कहा कि नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा ऑप्शंस के ऊपर, तो मुझे फॉलो करते रहिएगा। अच्छा जी, तो ये हमारी एग्जाम्पल थी, होपफुली आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान सी थी। अच्छा, IFRS 9 पे हम चले जाते हैं ऑफिशियली। अब क्या लें आप,
ऑफिशियली IFRS 9 का मतलब ये है कि हम फाइनेंशियल एसेट की कैटेगरीज को पढ़ेंगे, फिर फाइनेंशियल एसेट जब खत्म हो जाएगा तो फाइनेंशियल लायबिलिटी की कैटेगरीज को पढ़ेंगे। फाइनेंशियल एसेट्स ऑलरेडी हम डेफिनेशन को पढ़ चुके हैं, उस पर दोबारा नहीं जाऊंगा। फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर बेसिकली दो कैटेगरीज हैं, एक फेयर वैल्यू मॉडल कैटेगरी है और एक अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल कैटेगरी है। नॉर्मली फेयर वैल्यू मॉडल कैटेगरी पर इक्विटी से रिलेटेड अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किए नॉर्मली वो चीजें आ रही होती हैं नॉर्मली। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इक्विटी आ सकती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक कैटेगरी है जो कि डिफॉल्ट है, वो अभी मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा वो कौन सी डिफॉल्ट है, ठीक है, वो मैं जैसे आगे बढ़ूंगा तो सब बताता चलूंगा। दूसरा अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल कैटेगरी है। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मॉडल कैटेगरी, इसकी बाकायदा कैलकुलेशन होगी हमारे पास, जिसमें हमारे शेड्यूल बनते हैं, वो सारे मैं यहाँ पे आपसे शेयर करूंगा वीडियोस के अंदर। तो ये जो होती है नॉर्मली डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर तो अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल कैटेगरी अप्लाई होती है। अच्छा, फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, अगर फेयर वैल्यू है और अगर आप पीएनएल में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कहलाती है वो, और अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल है और आप फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कहलाती है। ओसीआई बेसिकली अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दैट इज जस्ट बिलो योर पीएनएल, या कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बिल्कुल नीचे ओसीआई जो आती है, जो कि हम IAS 16 में भी यूज करते हैं रीवैल्यूएशन रिजर्व थ्रू ओसीआई को रिकॉर्ड करने के लिए। तो वही चीज है, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो फेयर वैल्यू मॉडल हो गया हमारे पास। बात यहाँ जो बैठी बात ये मतलब जो हमारी अब अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है आप लोगों की भी और मेरी भी, कि फाइनेंशियल एसेट में दो कैटेगरी हैं, फेयर वैल्यू मॉडल है, अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल है। फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर दो कैटेगरीज में फर्दर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है, या तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करेंगे या फिर हम ओसीआई में रिकॉर्ड करेंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। तो दो कैटेगरीज हो गई। दूसरी कैटेगरी जो हमारी थी मतलब जो इनिशियल कैटेगरीज थी हमारी उसके अंदर अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल। अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल पर जैसे मैंने कहा कि डेट इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली अगर हम डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो आ रहे होते हैं। उसके अंदर क्लासिफाई करने से पहले हमें दो टेस्ट करना जरूरी है। उन टेस्ट को कहते हैं, नंबर 1 है बिजनेस मॉडल टेस्ट, नंबर 2 है कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। तो ये दो टेस्ट क्लियर होंगे तो हम अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी पर अपने एसेट को क्लासिफाई कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एसेट को क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसकी डिटेल के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तो वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। आपके कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं, कोई भी कमेंट्स हैं या फिर कोई भी क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे करें मेरी वीडियो के बिल्कुल नीचे, तो ताकि मैं उसके आपको आंसर दूंगा इंशाल्लाह। तो आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो वेरी सून। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।